हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हम देखेंगे 5 पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस को। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन को देखेंगे, पार्ट 2 में एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखेंगे, पार्ट 3 में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। पार्ट 4 में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और पार्ट 5 जो कि आखिरी पार्ट होगा, उसमें एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है या टर्म है लाइन ऑफ साइट। तो एप्लीकेशंस में जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज कब होगा, उसमें लाइन ऑफ साइट को समझना सबसे जरूरी है। लाइन ऑफ साइट आखिर होता क्या है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यानी कहने का मतलब है कि एक ऑब्जर्वर जो किसी भी चीज को अपने आंखों से जो देखता है, आइदर फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक आदमी जो कि यहाँ लाइन डायग्राम के थ्रू बना हुआ है, उसको जो है काइट को देख रहा है। यू कैन सी कि काइट और उसके आइज के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ है, जो डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप टावर पर हो या मीनार पर हो या अपने बालकनी में हो और वहां से नीचे की ओर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये जो होगा, ये जो डॉटेड लाइन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन ऑफ साइट को। तो इसी तरह से अगर आप नीचे से, जो कि इस डायग्राम में है, अगर ऊपर की ओर देख रहे हो किसी भी चीज को, हो सकता है वो बैलून हो सकता है आप टावर पर किसी चीज को देख रहे हो, तो वो जो होगा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, ये आपके आईज है, तो अगर आपने आईज से चीजों को देख रहे हो, तो ये जो है लाइन, जो कि इमेजिनरी है, रियल में नहीं होता ये, लेकिन हम इसको, इसी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गया। तो अब जो है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो जो है हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन का। ये क्या होता है? अब यहां पर देखिएगा कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तब बनता है जब आप ऊपर की ओर देखते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये कुतुब मीनार बना हुआ है, ठीक है, और एक पर्सन जो है यहाँ ए पॉइंट से देख रहा है, ठीक है, इसके पिक को या टॉप को, है ना, और यहाँ पर जो है ये इसका आई थीटा एंगल बना रहा है, या एंगल ए भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब देख लो कि ये जो होगा, है ना, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, या एंगल ए को भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब अगर हम इसको लाइन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो लाइन डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लाइन ऑफ साइट को ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब जो है ये
ऐसा केस है कि जब आप किसी मीनार से, किसी बालकनी से या किसी भी ऊंचे जगह से, पहाड़ से भी हो सकता है, आप किसी नीचे किसी चीज को देख रहे हो। अब जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और उसे कुतुब मीनार ही बना हुआ है, अगेन यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पर कार को देख रहे हो, अपने फ्रेंड को देख रहे हो, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अब देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है। हॉरिजॉन्टल मीन्स अगर आप अपने आईज को सीधे स्ट्रेट वे में देखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। लेकिन आप नीचे की ओर देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ, तो ये जो एंगल बना है यहाँ पर भी इसको थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये यूज कैसे करेंगे, यहाँ तो ऐसे नहीं यूज करेंगे, लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो हॉरिजॉन्टल है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो इट बिकम्स ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया। अब जो है आपने पढ़ा होगा कि टू पैरेलल लाइंस के बीच जो होता है, ये जो एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्लियर, तो ये हो गया। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है थीटा को यहाँ ना कंसीडर करके हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो होता है तब होता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी लुक बिलो केस है। क्लियर, अगला आ जाइए। अब जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऐसा आता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि आप इसको जो है लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसको पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसको लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो गया, ये आप लाइन डायग्राम बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया थीटा एंगल, या एंगल ए भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, बी एंड सी। अब जो है आप देखो कि ये एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल में आप देखो कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसमें जो हम डील करते हैं हमेशा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्यूट एंगल को ही स्टडी करते हैं। अब जैसे सोचो आप, ये 90 डिग्री बन गया अगर यहाँ पर, तो ये जो दोनों एंगल होंगे यहाँ और यहाँ, इन दोनों का सम 90 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया कि लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। अब जो है सेकेंड लेवल में क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो सपोज करते हैं कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करते हैं ए, एक थीटा है या एंगल ए ही है, तो हम एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो है थर्ड, अब हमें मीनार को बिना टच किए हुए करना है, तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं कि ए बी को मेजर करेंगे। ए बी हमें पता होगा, ठीक है, ए बी पता होगा, और हमें निकालना क्या होगा, है ना, ये हमें क्या होगा पता होगा। यानी कहने का मतलब हम नॉन लिख सकते हैं, ये हमें नॉन होगा क्योंकि आप जा कैलकुलेट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब फोर्थ में क्या होगा कि हमें निकालना क्या है, सी बी। सपोज कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है। अब जो है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, है ना, उसको आप सोचेंगे यहाँ पर। अब देखो कि ये क्या है ना, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सोचने का तरीका क्या होगा। अब जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देख लो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर रखा है। क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, अब देखो कि ये क्या है, बेस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, और ये थीटा एंगल है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर से एसोसिएटेड कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है।
क्लियर है कि वो क्या है, tan थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी बी डिवाइडेड बाय बेस ए बी। क्लियर है। अब थीटा का वैल्यू हमें पता होता है, जैसे सपोज करते हैं 45 डिग्री है तो 45 डिग्री 1, और सी बी का वैल्यू अगर सपोज कर रहे हैं कि अगर ये 15 है ना, ए बी हमें दे रखा है, ए बी 15 दे रखा है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 15 दे रखा है, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी डिवाइडेड बाय 15 मीटर। क्लियर। तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू, अब देखिए 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो गया, तो ये 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है। तभी हम ये समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी डिटेल में हम क्वेश्चंस को करेंगे और फिर से हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होगा। नाउ अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रिवीजन है, एक्चुअली हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, आपको यही तीन याद रखना है, नॉट 2 3। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर प्रीवियस में देखा था कि अब देखना कि ये जो होता है समटाइम्स, जैसे इस थीटा के एंगल को निकालना है, इसके अपोजिट वाले को, अपोजिट साइड को अपोजिट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थीटा से लगा हुआ होता है और ये जस्ट अपोजिट है, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही होगा। क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये जो है परपेंडिकुलर, और आप यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अब साइड अपोजिट। क्लियर। वी कैन राइट हेड अगेन, एडजेसेंट के जगह पे हम लोग साइड एडजेसेंट लिखते हैं। क्लियर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये 3 फार्मूला याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। क्लियर है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। यानी कहने का मतलब है, क्लियर, कि ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा एंड 1 बाई टैन थीटा। अब जो है ये अगर हमें याद है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो हमें कॉसेक, सेक एंड कॉट निकालना बहुत आसान है, हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसके इनवर्स होते हैं, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स होता है। अब देखिए साइन, कॉस, टैन को याद करने का भी आसान सा तरीका है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते भी हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है। एंड सोना चांदी तोल। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब आ जाइए यहाँ पर साइन थीटा के लिए ये एप्लीकेबल है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टैन के लिए पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद करने का आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है। ये हो गया साइन कॉस टैन का। उसी के अगर हम इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स,
तो क्या हो जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट को हम कैलकुलेट कर लेंगे या निकाल लेंगे। तो हमें 3 फार्मूला ध्यान से याद रखना है। अब आ जाइए आगे। अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए। क्लियर है? तो ये है साइन थीटा 0 डिग्री पे 0, ठीक है। अब आ जाइए इस 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 1। इसमें भी हमें सिर्फ साइन कॉस टैन ये याद रखना है, ठीक है। और उसमें भी अगर सिर्फ साइन याद है ना तो यू कैन फ्रेम ऑल द स्टैंडर्ड एंगल्स वैल्यू, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर क्या करना है। अब देखो कि साइन थीटा इक्वल टू 0 ये है, 1/2 है, 1/√2 है, तो √3/2 है एंड 1 है। अब इसके रिवर्स कर दिया गया। देखो 90 1 60 ये वाला हो गया, 45 दोनों साइड से बीच में है तो दो इसका वैल्यू नहीं बदला। ये 1/2 तो 30 एंड 0 ये 0। क्लियर? अब देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अगर कर देंगे तो हमें tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 सॉल्व कर दोगे 1/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दोनों कैंसिल हो गया, 1 √3/2 1/2 2 2 कैंसिल √3 और क्योंकि 1/0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर? अब इसी का रिवर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा एंड टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी इनवर्स हैं। अब जो है आपको हम एक चीज सिखाने वाले हैं कि आखिरकार हम साइन के केस में अगर हम निकालने अगर आ जाए वैल्यू को तो कैसे करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं है ना, यहाँ देख लीजिए एक टेबल में बना रहा हूँ है ना, इंसर्ट कर दो टेबल, रुक जाइए, एक इंसर्ट का टेबल करते हैं। क्लियर? और उस पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। 0 0 यहाँ पे जाएगा, यहाँ 30 45 60 90 0 30 45 60 90 और एक कॉमन भेज देते हैं, ठीक है। इतना ले लेते हैं। क्लियर? अब जो है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए, अब जो है यहाँ सॉरी अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अगर जैसे बिना टेबल के ही करते हैं, यहाँ पर ले लो 0, यहाँ पर ले लो 30 डिग्री, यहाँ पर ले लो 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ पर नंबर लिख लो, नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखो 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4। अगला स्टेप में क्या करेंगे, √2 से है ना, जो नंबर है सॉरी देखिए रूट ले लो और नंबर 0 1 √2 पूरा का, क्लियर है, एंड √3 एंड √4 और इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर? अब क्या हो जाएगा ये, आप देख सकते हो ये क्या 0/4 0 1 इसका हो गया 1/2। अब इसको 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा √3/2 और ये 1 का √1। तो ये हो गया हमारे लिए साइन थीटा के लिए, ठीक है। सिमिलरली कॉस के लिए कर दोगे रिवर्स में 1 √3/2, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/√2 सेम, एंड ये आ जाएगा 1/2 एंड 0। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको
है ना। सिर्फ टेक्निक याद है कैसे सॉल्व करना है, तो फार्मूला बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा चैप्टर नंबर 9 का। तो बस ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।